हेलो एवरीवन। तो आज 11th क्लास का जो नीट बैच का जो रिवीजन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सारे जगह से कवर होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आते हैं बोर्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और क्वांटम नंबर से रिलेटेड। आपने देखा है कि 30 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे इसके अंदर, तो उसमें मैंने सारे जगह से क्वेश्चंस को कवर किया है, कंपाइल किया है। और आप देखेंगे कि 45 क्वेश्चन में जो आपके 15 क्वेश्चंस हैं, यदि वो फिजिकल के, 15 इनऑर्गेनिक, फिजिकल और 15 ऑर्गेनिक के हैं, तो इसमें 15 में से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के हो ही जाते हैं। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आते हैं अपने काम की बात। ये 11th का जो है नीट आपका जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपका 12th का जो है स्टार्ट होगा बैच। और 12th का बैच जो है उसके लिए जो फीचर्स हैं, देखिए लाइव लेक्चर्स हैं, डेली इंटरेक्टिव सेशन है, पीडीएफ नोट्स हैं, बाई वीकली टेस्ट जैसा आप 11th में भी लिखे हैं। तो ये सारे जो है रेगुलर असाइनमेंट है, क्विज है, ये सारी चीज़ें जो है इस फीचर हैं आपके कोर्स के। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कीजिए, डाउनलोड कीजिए ऐप को, नए कोर्स को ज्वाइन कीजिए और इसके बाद आपका 12th का जो पहला चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा सॉलिड स्टेट। तो चलिए अब 11th का जो हमारा नीट का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करते हैं। लेकिन रिवीजन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेंट आखिर क्या क्या है। तो चलिए इंपॉर्टेंट कंटेंट्स जो हैं यहां पे आप देखेंगे कि एक तो हो जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो है एक जो फॉर्मूला आता है वो आता है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ जाता है। जब आप जाते हैं बोर्स मॉडल पे, ये देखिए आप, ये हो गया बोर्स मॉडल। तो यहां पे आप देखेंगे कि वैल्यू जो है आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर और ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका बोर्स मॉडल में जो है और भी आपको फॉर्मूले नजर आएंगे। डेल्टा ई जो है ये हो जाएगा E2 माइनस E1। इसके बाद फिर हम जाएंगे बोर्स मॉडल के बाद, और बोर्स मॉडल में आपने एनर्जी का जो है वैल्यू देखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में कैसा होता है, ये सारा का सारा जो है ये पीडीएफ में आपको जो है मिल जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। ये देखिए आप, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां पे जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू होता ही है h डिवाइडेड बाय 4 पाई। मोस्ट ऑफ द केसेस में h डिवाइडेड बाय 4 पाई यूज करते हैं। और डेल्टा p जो है वो होता है m डेल्टा v। तो ये हो जाए डेल्टा x m डेल्टा v h डिवाइडेड बाय 4 पाई, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद आप देखेंगे कि डी ब्रोगली इक्वेशन आता है, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। वहां पे भी जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको देता हूं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय एन और लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p या h डिवाइडेड बाय mv। इसी तरह से आप देखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, अब देखिए नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम। एक नैनोमीटर जो है वो होता है 10 टाइम्स एंगस्ट्रॉम, तो 12.3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ v। अच्छा ठीक है, वो हम अलग से ले लेते हैं इस वैल्यू को। तो ये लैम्डा का ये मेनली जो है आपको इसके ऊपर आता है 2 पाई r क्या है, रेडियस है। और r रेडियस जो होगा फर्स्ट ऑर्बिट से आप सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे तो आपको 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने का, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का। तो डी ब्रोगली इक्वेशंस के हो गए। इसके बाद हम जाते हैं क्वांटम नंबर्स पे, तो वहां पे भी देखते हैं कुछ पॉइंट्स। ये देखिए क्वांटम नंबर्स। अब n का वैल्यू जो है आप देखिए 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक होता है। L इज इक्वल टू 0 टू
n-1 होता है, m का वैल्यू -l से 0 और होते हुए ये +l तक चला जाता है। और जब स्पिन क्वांटम नंबर लेते हैं ms, तो ये +12 और -12 दो वैल्यूज होते हैं। क्वांटम नंबर के बाद जो है आप ये देख रहे हैं कि l = 0 का मतलब हो गया s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब होता है f। ठीक है, तो अब स्फेरिकल नोड्स के बारे में बात करेंगे। स्फेरिकल नोड्स, ये स्फेरिकल नोड होता है n-l-1। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रेडियल नोड और रेडियल नोड। फिर हम लेंगे एंगुलर नोड, ये होता है L। तो बताइए नोड्स जो हैं यदि दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल नोड आ जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल नोड्स, इसको ऐड करेंगे तो ये L चला जाएगा, तो ये आ जाएगा n-1। ये बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिए हैं। अब देखते हैं और भी क्या होंगे। जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आते हैं तो वहाँ पे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, नैनोमीटर सारा चीज़ आता है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ से E = h न्यू होता है, h × c/λ होता है। ठीक है, कुछ कांस्टेंट्स का वैल्यू भी देख लेते हैं। जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ये होता है 1.1 × 10⁵। ठीक है, ये RH हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है हम लेते हैं H 6.626 या 625 ऐसा ले सकते हैं हम, इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और ये जो है सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 1.1 × 10⁻⁻7 ये हो जाएगा मीटर इनवर्स। देखिए जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड करना है, लेकिन पर सेंटीमीटर को पर मीटर से कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 10⁻7 पर मीटर। H जो है ये जूल इंटू सेकेंड है, तो अब यहाँ हो जाएगा 6.626 × 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड। उसी तरह से जो स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हम ले लेते हैं 3.0 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर ये हो जाता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल क्लियर है। तो अब इन फॉर्मूले के बेस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अलग अलग ईयर्स में जो पूछे गए हैं वो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई एग्जाम पे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, वहाँ भी पूछे गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया है। तो जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम सबसे पहले लिख लेंगे, भले ही टाइम ज़्यादा लगे कोई चिंता नहीं, लेकिन एक एक स्टेप को रिवाइज करना है। यहाँ पे H जो है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड दिया गया है। स्पीड ऑफ लाइट ये दिया गया है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी दिया गया है। फ्रीक्वेंसी है आपका 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पे लैम्डा जो है आपको निकालना है इन नैनोमीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि नैनोमीटर का रिलेशन क्या है। यहाँ पे 1 नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁻9 मीटर या फिर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 है, ये जो है 10 टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, हमें निकालना है लैम्डा का वैल्यू। देखिए इस एज का जरूरत भी नहीं, क्योंकि न्यू = c/λ हम ले सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हो गया न्यू = c/λ, ये ले लीजिए, न्यू = c/λ। तो लैम्डा क्या हो जाएगा c/न्यू, और हमारा जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया लैम्डा = 3.0 × 10⁻, आपका जो है 8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, और फ्रीक्वेंसी जो है 8 ×
15 सेकेंड इनवर्स। तो अब क्या होगा, सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो है अब हम देखते हैं कि हमारा वैल्यू जो है इंटू 10⁻⁴, अब ये जो है एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना मीटर, 3.75 मीटर। अब देखिए हमें 10⁻⁻9 मीटर के फॉर्म में लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 370 यहाँ पे जो है ये देखिए आपका 15 और ये हो गया 8 7 और हमें चाहिए कितना सेंट, ये मीटर में आ रहा है 3 इंटू 10⁻8 हमने मीटर सेकेंड ये लिया है और ये 10⁻⁻9 मीटर बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 375 इंटू 10⁻⁻9 ये ऐसा आपने मीटर बना दिया। तो ये जो है एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। 0.3575 को जो है आपने यहाँ पे चेंज किया है, ये 0.375 तो 37.5 ऐसा करके 10⁻⁻9 मीटर। अब इसको अप्रॉक्सीमेट हम कितना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं 40 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, या हम लिख सकते हैं 40 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में ही हमें आंसर निकालना था, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻1। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो है डी। क्लियर है, बिल्कुल सीधे इस फॉर्मूले को हमने यूज किया यहाँ पे और लैम्डा वैल्यू निकाला है। और ये कन्वर्सन जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये 10⁻⁻7 था, इसको हमने 10⁻⁻9 में कन्वर्ट किया है। इसका सेकंड है द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन फर्क ये है कि वहाँ पे कन्वर्सन था, यहाँ डायरेक्ट नैनोमीटर का है दिया गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट जो दिया गया है 3 इंटू 10⁻17 ये हो गया नैनोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। आपको निकालना है लैम्डा। तो यहाँ पे हम देखते हैं लैम्डा, और किस पे निकालना है, नैनोमीटर में। तो लैम्डा इन नैनोमीटर, ये हमको जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज सी डिवाइडेड बाय न्यू। तो ये देखिए 3 इंटू 10, अब ये जो है नैनोमीटर में एक्सपोनेंट 17 है, तो आप ये लिख लीजिए डिवाइडेड बाय न्यू जो फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10⁻15 दिया गया है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 नैनोमीटर। तो 50 नैनोमीटर का मतलब आपका आंसर है सेकेंड वन। बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन का ही जो है डुप्लीकेट है, बस यूनिट जो है अलग है। तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है 2013 में आया है और वो क्वेश्चन 3 में, मतलब जो है 10 साल के बाद भी क्वेश्चन सिमिलर रिपीट हो सकते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो पहले लिख लेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल दिया गया है। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द फोटोन, ये हमें चाहिए। अब ये मालूम है कि E का फॉर्मूला जो है ये होता है सिंस E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर h इंटू सी बाय लैम्डा। ठीक है, आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, h इंटू सी डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, अब इसके वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। E जो है ये वैल्यू दिया गया है और h का वैल्यू हमें मालूम ही है 6.626 आप ले सकते हैं इंटू 10⁻। अब ये देखिए ये जो है जूल के अंदर है, तो यहाँ पे h का वैल्यू जो है एक्सपोनेंट -34 जूल इंटू सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एनर्जी जो आपका वैल्यू दिया गया है 3.03 इंटू 10⁻⁻19 है। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एक्सपोनेंट है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा जो वैल्यू दिए गए हैं
यहाँ से देखिए 6.626 इंटू 3, तो 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये है 3.03 इंटू 10⁻⁴। एक्सपोनेंट देखिए -34 प्लस 8 और ये हो जाएगा +19, -34 प्लस 8 प्लस 19। ये वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.03, ये आ रहा है आपका 6.56 इंटू 10⁻⁴, ये 27, तो ये हो जाएगा -7। अब ये जो है आपका मीटर में है, तो हम क्या कर सकते हैं 656 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। भाई आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, इसका मतलब ये हो जाएगा 656 नैनोमीटर। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि 1 नैनोमीटर, तो इसको हम रिमाइंड फिर से यहाँ आपको दे देते हैं रिमाइंडर, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर। तो आपका 656 मतलब वैल्यू, ये जो है आपका आंसर है सी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं E2 का वैल्यू कितना दिया गया है, -328 किलो जूल पर मोल। एनर्जी ऑफ द फोर्थ बोर्स ऑर्बिट, ये पूछा गया है E4 कितना है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि जो एनर्जी जो है वो होता है -1 डिवाइडेड बाय n²। मतलब ये हो गया कि हम यदि लिखते हैं E2 बाय E4, E2 बाय E4, तो ये हो जाएगा n4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। भाई 2 and 4 का मतलब कौन सा ऑर्बिट हमने लिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसको अब देखते हैं। यहां पे E2 का वैल्यू है -328 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा E4, और यहां पे 4 स्क्वायर है ये डिवाइडेड बाय ये है 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4:1। 16 डिवाइडेड बाय 4, 4:1, तो हमारा E4 का वैल्यू आएगा -328 डिवाइडेड बाय 4, तो -82, तो ये यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये जो है साइन माइनस क्यों होता है, क्योंकि ऑर्बिट्स के अंदर जो है हमेशा जो है एनर्जी निगेटिव होता है टोटल। उसका कारण क्या है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एट n = इन्फिनिटी, तो इसके मैक्सिमम एनर्जी होती है 0, एंड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट नियर द न्यूक्लियस, तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। अब 0 से अब कम क्या होगा, तो निगेटिव हो जाएगा। सो ऑलवेज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट्स इज निगेटिव। क्यों, मैक्सिमम एनर्जी होता है 0, इसलिए उससे कम एनर्जी नेगेटिव। तो चलिए यहां पे हमारा आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपका आंसर है बी। इसको देखते हैं फिफ्थ वन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n = 4 to 1। यहां पे देखिए इस तरह का जंप हो रहा है, ये देखिए n = 4 है, और ये जो जंप हो रहा है n = 1 पे हो रहा है, n = 1। ये देखिए ये जंप, यहां से ऐसा इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेगा। ठीक है, तो यहां पे दिया गया है 4 से 1 हाइड्रोजन एटम विल बी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है 2.18 है। इसका मतलब हो गया कि E1 का वैल्यू दिया गया है, ये दिया गया है 2.18। अब ये IE, फर्स्ट IE 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम है, और H का वैल्यू जो है, H का वैल्यू 6.625, कहीं 625 रहेगा, कहीं 626 रहेगा, इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड है। ठीक है, अब आप जो है क्या कर सकते हैं, ये IE जो दिया है इससे आप E1 निकाल सकते हैं। तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तो यहां पे हम ले लेंगे, जो फॉर्मूले हैं हमारे पास दो हैं, तो आप लिख सकते हैं यूज एनर्जी फॉर्मूला, और आपको क्या निकालना है यहां पे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉन फॉल्स से यहां पे लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है
emitted when the electron, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे ले लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू होता है c बाय लैम्डा, ये होता है c, और 1 बाय लैम्डा तो आपको मालूम है आर एच इंटू जेड स्क्वायर, और ये होता है 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, न्यू का फॉर्मूला। या तो आप E2 E माइनस E4, यहाँ पे सेकंड फोर्थ से फर्स्ट जा रहा है, तो आप E1 एंड E4 का वैल्यू निकाल के डेल्टा E इज इक्वल टू एच इंटू सी बाय लैम्डा यूज कीजिए, या सीधे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें मिलता है। C है 3 इंटू 10⁻⁴। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपका जो वैल्यू दिया गया है जूल में दिया है, तो हमें लेना पड़ेगा 8 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये C इंटू आर एच होता है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁴ जो है आपका आ जाता है, ये आज 5 की जगह 7 आ जाता है, इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय, अब जो है कहाँ से जंप हो रहा है और कहाँ तक जंप हो रहा है, तो n1 1 हो जाता है, n2 जो है आपका 4 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻15 इंटू ये 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 16 माइनस 1 15 बाय 16। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, 3.3 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाता है 3.09 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो 3.09 तो हमारा क्लोज वैल्यू क्या आ रहा है, 3.08 इंटू 10⁻15, तो फिफ्थ का आंसर आपका जो है आ गया C। बिल्कुल क्लियर है, ये न्यू वैल्यू जो है 3.09 इंटू 10⁻15। इस बार देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखिए जब ऑर्बिट फर्स्ट हो तो हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसके बाद हाइड्रोजन में यदि सेकेंड ऑर्बिट तक गया वो कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड का मतलब हो जाएगा थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, मतलब ग्राउंड स्टेट पहले देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे दिया गया है एनर्जी, और आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो हमें याद होना चाहिए कि एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ऐसा होता है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज x देन टोटल एनर्जी E इज माइनस एक्स। मतलब ये जो एनर्जी का वैल्यू -3.4 जो यहां दिया गया है, ये वैल्यू दिया गया है यहां पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा x, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी जो है वो निगेटिव होगा नहीं, तो ये रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना जो है ये हो जाता है माइनस के साथ टोटल एनर्जी, तो प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर है ए। ठीक है, इस बार देखिए सेवंथ है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। अब ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया A0, या फिर आप कह सकते हैं R1, तो ये वैल्यू हम लिखेंगे R1 जो है यह है 0.53 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ, अच्छा ये तो आपको मालूम है कि यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1, ये हो गया फॉर हाइड्रोजन। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है फॉर Li2+, एटॉमिक नंबर Z जो है यहाँ पे है हमारा 3, और द रेडियस ऑफ Li2+ आयन इन द सिमिलर स्टेट, मतलब वही यहाँ पे जो है सेम फर्स्ट ऑर्बिट ही दिया गया है, तो n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट ही है, तो n इज इक्वल टू 1 जो है उसके लिए है। R1 का मतलब हो गया n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे आपको रेडियस जो है कंपेयर करना है, तो देखते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² डिवाइडेड बाय z। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, आपका R1 मतलब ये हाइड्रोजन के लिए है, इसका बाद R Li2+ के लिए है। ठीक है,
और यहाँ पे एन स्क्वायर बाय जेड, तो यहाँ ऐसा लिख देंगे एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, ये हाइड्रोजन के लिए, और ये एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड Li2+ के लिए हो गया। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया है, ये है 0.53 डिवाइडेड बाय r ऑफ Li2+। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए n है 1, z है 1, तो ये तो 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाय इसके लिए n जो है वही सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, z ऑफ Li2+ डिवाइडेड बाय z ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑर्बिट्स आर सेम, तो अब ये क्या हो जाएगा, z जो है हमारा Li2+ का आ जाएगा, z ऑफ Li2+ डिवाइडेड बाय z ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 3/1। हमें निकालना है r Li2+ का, तो r Li2+ हो जाएगा 0.53 डिवाइडेड बाय 30.17। देखते हैं यहाँ पे 0.17 एंगस्ट्रॉम जो है आपका वैल्यू दिया है, यहाँ पे ये एंगस्ट्रॉम है, यहाँ भी जो है आप देख रहे हैं एंगस्ट्रॉम है, तो आप लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम। आपका आंसर हो गया ए, 7th का आंसर ए। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है फॉर्मूले के, इसको जो है आप इस तरह से देखिए। इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली, अब देखिए डी ब्रोगली में एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी आता है कि डी ब्रोगली ने ड्यूअल नेचर प्रपोज तो किया, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई जो किया था वो डेविसन एंड जर्नर ने किया था। तो डी ब्रोगली इक्वेशन प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली, तो वो पॉइंट भी मैं लिख देता हूं, तो यहां पे आप लिख सकते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला लिखेंगे प्रपोज्ड बाय, आप लिख सकते हैं डी ब्रोगली, इसके बाद एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय, सेकेंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, जो वेरीफाई किया गया है वो और जो प्रपोज के दोनों अलग अलग साइंटिस्ट, इसी में कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं डेविसन एंड जर्नर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस क्वेश्चन के साथ मैंने दे दिया। अब देखते हैं क्या है, डी ब्रोगली वेलोथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर्स ऑर्बिट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2πr डिवाइडेड बाय n, और किस ऑर्बिट की बात हो रही है, सेकेंड ऑर्बिट की। और जब हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं तो 2π इंटू ये हो जाएगा r1 इंटू n स्क्वायर, भाई रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z ना, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय n, तो एक n एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे पास यहां से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2π इंटू r1 कितना दिया गया है, ये दिया गया है 52.9 पिकोमीटर, तो ये हो जाएगा 52.9। अब ये देखिए आप, इस n को हम एक एक्सपोनेंट गायब कर देते हैं तो ये चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 2π r1 इंटू n, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। और n1 यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंड बोर्स ऑर्बिट, तो ये जो है आपका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, इंटू n है, तो ये हो जाएगा 2π इंटू 52.9 इंटू 2। तो अब देखते हैं वैल्यू जो है 2 इंटू 52.9 इंटू 2, ये आ रहा है आपका 211.6 पाई, और ये हो जाएगा पिकोमीटर में। देखते हैं कौन सा है, 211.6, वो डायरेक्टली है, इसमें तो पाई है ही नहीं, इसके अंदर आपका पाई आ गया, तो आपका आंसर हो गया सी। क्लियर है ये। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी जो है डी ब्रोगली से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए हैं पहले देखते हैं। तो मास दिया गया है m इज इक्वल टू 0.66 kg, ठीक है। मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, ये देखिए आप, v दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी
लैम्डा इज इक्वल टू होता है h डिवाइडेड बाय mv, ठीक है। और h का वैल्यू भी आपको दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6.6 राउंडेड ऑफ वैल्यू 10⁻⁻34 जूल इनटू सेकेंड डिवाइडेड बाय मास जो है 0.66 kg इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 66 इंटू 10⁻⁻34। तो ये क्या हो जाएगा 0.1। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.1 इंटू 10⁻⁻34। अब देखते हैं किस तरह से दिया गया है। तो यदि हम 1 इंटू 10⁻, अब आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 10⁻13 आता है। तो अब 9th क्वेश्चन का जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट ये देखिए माइनस है, सब में ही माइनस है, आपका आंसर हो गया डी। बिल्कुल क्लियर है। ये एक्सपोनेंट आप देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये सारा माइनस है, तो ये 10⁻35 हो गया। डी ब्रोगली पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है या तो लैम्डा पे आ रहे हैं या तो रेडियस से रिलेटेड भी, मतलब वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या बोर्स मॉडल को भी इंक्लूड कर दिए। इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, तो जैसा मैंने आपको बताया था, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कोई चीज अनसर्टेन है, उसमें एरर है। और हाइजेनबर्ग ने जो है फॉर्मूला दिया था वो कौन सा था, ये देखिए आप, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। और यहां पे दिया गया है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, तो यहां पे लिख देंगे गिवन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी। और आपको मालूम क्या करना है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, और यहां पे डेल्टा वी जो है ये कितना है ये आपको निकालना है। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम लोग जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले यदि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, डेल्टा पी निकाल लेंगे और फिर उसको जो है एम डेल्टा वी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके बाद फार्मूला जो है हमें मालूम चल जाएगा। तो इस फार्मूले के अंदर हम जो है लिख देंगे डेल्टा एक्स ये देखिए डेल्टा एक्स की जगह भी हमने डेल्टा पी ही लिखा, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/2 ये हो जाएगा एच बाय पाई स्क्वायर रूट के अंदर। और आपको मालूम है कि यहाँ पे डेल्टा पी जो होता है ये होता है एम डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी का मतलब हो गया डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एम। तो अब देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 1/2। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया m का, और बाकी जो है ये एज इट इज h डिवाइडेड बाय पाई हो गया। देखते हैं कौन सा है हमारा 1/2m, तो 2m नजर आ गया, h बाय पाई, इसका मतलब हो गया आपका आंसर हो गया a। बिल्कुल क्लियर है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी के ऊपर ही है, लेकिन यहां पे ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये देखिए आप, इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब वेलोसिटी दिया हो और उसमें एक्यूरेसी अप टू ऐसा दिया हो तो डेल्टा वी दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या क्या चीजें यहां पे दी गई हैं। अनसर्टेनिटी पोजीशन मास, तो सबसे पहले मास दिया गया है, हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम मूविंग विथ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दिया गया है 3 इंटू 10⁻4 और यूनिट है यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्यूरेसी अप टू, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेसी है यहाँ पे 0.001%, इसको हम लिखेंगे 10⁻³
परसेंट, और परसेंटेज का मतलब डिवाइडेड बाय 100 पर 100, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है। इसके बाद h/4π आपको यूज करना है, ये पहले से ही दिया गया है, क्योंकि कई क्वेश्चंस पे आएंगे कि आप यूज कीजिए h/2π, तो आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मोस्ट कॉमनली h/4π यूज होता है। फिर देखिए अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन वेयर h इज, h का वैल्यू भी दिया गया है, h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, ये आपका जो है वैल्यू दिया गया है। ठीक है। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स हमें निकालना है। तो डेल्टा एक्स के लिए अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, डेल्टा एक्स इंटू, अब ये देखिए यहाँ पे m दिया गया है, v दिया गया है, और ये एक्यूरेसी दिया गया है। तो ये जो है डेल्टा v जो है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डेल्टा v, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू मिलाएंगे तो डेल्टा v इज इक्वल टू आ जाएगा v इंटू एक्यूरेसी। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा x इंटू डेल्टा m डेल्टा v यहाँ पे ले लेंगे, इंटू m डेल्टा v इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4π, यहाँ पे हम लिखेंगे h डिवाइडेड बाय 4π। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दिए गए हैं उससे हम देखते हैं कि क्या होगा, डेल्टा x इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4π m डेल्टा v। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब जो वैल्यूज हैं, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग इंटू सेकेंड, यूनिट लिखना है ताकि आपको मालूम हो कि आंसर जो है किस यूनिट में आ रहा है। इसके बाद ये है 4 इंटू 3.14 इंटू m का वैल्यू जो है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 दिया गया है, इंटू मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब ये देखिए v इंटू एक्यूरेसी है, v कितना है 3 इंटू 10⁻4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 इंटू 10⁻4 इंटू एक्यूरेसी है आपका कितना 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5। तो अब वैल्यू देखते हैं यहाँ पे 6.626 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख लेते हैं 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ से हो गया 10⁻⁻1, ये है 10⁻⁻28, तो ये हो जाएगा 29। ठीक है। अब ये देखिए एक्सपोनेंट जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, इसका मतलब आप लिख सकते हैं 662.6 डिवाइडेड बाय, अब ये नीचे का वैल्यू देख लेता हूँ मैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 3, ये आ रहा है आपका 342.8। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आने वाला है, ये है 662.6 डिवाइडेड बाय 342.8, ये वैल्यू आ रहा है 1.93। ओ यहाँ आ गया ना, तो ये आपका है 1.93। अब ये देखिए ये जो वैल्यू है ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि आप CGS सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो 1.93 सेंटीमीटर ये हो जाएगा डेल्टा एक्स। इतना अनसर्टेनिटी, मतलब इतने का डिफेक्ट आएगा, मतलब जो है हम टारगेट यहाँ कर रहे हैं, टारगेट यहाँ आ गया, तो इस तरह से जो है 1.93। अब एक क्वेश्चन ये कि ये जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल है या फिर बिगर ऑब्जेक्ट के लिए? भाई यहाँ तो आप देख रहे हैं बॉल मूविंग विद द वेलोसिटी इतना है, मतलब आप फॉर्मूले तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस है सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। आपने देखा कि अभी जो वार चल रहा है तो उसके अंदर जो है टारगेट को हिट किया जाता है, बिल्कुल टारगेट पे जाता है। क्यों? वहाँ पे अनसर्टनिटी इतना कम है कि टारगेट बिल्कुल बाकायदा हिट हो रहा है। आपने देखा हो कि जब पिस्टल फायरिंग का जो है जब कंपटीशन होता है तो उसमें सर्कल्स बने होते हैं, और सर्कल्स में जो डॉट है बीच का वो टारगेट है, और जैसे से उस टारगेट से दूर जाते जाता है वैसे वैसे जो वहाँ पे मार्क्स भी कम होते जाते हैं। तो जो फायर किया जा रहा है तो उसमें जितना
टारगेट से डिविएट हुआ, दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। बिल्कुल क्लियर है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया एरर इन द मेजरमेंट, तो वही था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो 1.93 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि यहां पे जब बॉल मूव कर रहा है तो आप इतना जो है 1.93 कम ज्यादा आप मेजरमेंट करेंगे, एग्जैक्ट एक्यूरेसी नहीं आएगा। और आपको मालूम होगा कि जो बोर्स मॉडल था उसका प्रॉब्लम यही था, इट वाज अगेंस्ट द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू मालूम कर ही नहीं सकते हो इलेक्ट्रॉन का, चाहे वेलोसिटी हो, पोजीशन हो। और नील्स बोर ने तो वेलोसिटी, रेडियस, सारा चीज कैलकुलेट किया था। तो बोर्स मॉडल कॉन्ट्रडिक्ट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करता है बोर्स मॉडल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द बोर्स मॉडल। अब देखिए बोर्स मॉडल में जो है वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी क्वांटाइजेशन है, लेकिन यहां पे ये देखिए डी वाला देखिए क्या है स्टेटमेंट, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये जो है यही तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है, एंड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल। तो यहां से जो है आपका ये पूछा गया है नॉट, डू नॉट पार्ट, ये देखिए डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल, आपका आंसर हो गया डी। इसके बाद ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स का है, तो यहां पे हम लिखते हैं यहां पे स्फेरिकल नोड्स और एंगुलर नोड्स, ये होता है n-l-1, ठीक है। और इसके बाद जो है यहां पे यहां पे रेडियल नोड लिखिए इसको, और रेडियल नोड, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है एक एंगुलर नोड्स, ये होता है एंगुलर नोड्स, और इसको हम कहते हैं नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, और ये वैल्यू होता है l। तो अब टोटल क्या हो जाएगा ये, तो अब लिखेंगे टोटल जो है, टोटल नोड्स हो जाएगा, ये देखिए n-l-1, तो ये है प्लस l लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा n-1। अब मुझे बताइए टोटल नोड्स यहां पे दिया गया है 3 एंगुलर, टोटल भी है 3, इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 4 - 1 ही तो होगा 3। सो यहां पे सिंस टोटल नोड्स इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 3 है ये, टोटल नोड्स जो है आपका 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 वाला कौन सा है यहाँ पे, ये है आपका d ऑर्बिट जिसमें 4f लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वैल्यू निकाल लेते हैं। अब ये देखिए 4f यदि है, 4f है, तो यहाँ पे स्फेरिकल नोड कितना हो जाएगा n-l-1, तो ये हो जाएगा n-l-1, तो ये 4 - 2 - 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो है आपका कितना दिया गया है, स्फेरिकल नोड का मतलब हो गया n-l-1, तो यहाँ पे एंगुलर नोड दिया गया है, तो ये LF के लिए कितना हो जाएगा 3, तो 3 - 1, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे नोडल प्लेन्स। अब नोडल प्लेन्स जो है, ये देखिए आप सबसे पहले देख रहे हैं कि नोडल प्लेन जो है L वैल्यू होता है, और L वैल्यू कितना होता है 3। L इज इक्वल टू 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, और 3 है तो F। तो यही जो वैल्यू जो है ना, ये देखिए ये कैलकुलेट हुआ, तो n इज इक्वल टू 4, और 4f के आंसर को हम लोग ने चेक भी कर लिया है। What is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum numbers? अब यहाँ पे देखिए क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, कौन से सेट जो है इम्पॉसिबल हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम, n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p ऑर्बिटल, m इज इक्वल टू -1। अब बताइए m-1 मतलब आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल ले रहे हैं, ऑर्बिट सब एनर्जी लेवल तो है, लेकिन m इज इक्वल टू 1, ओनली 1 ऑर्बिटल ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए आप
सबसे पहले तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि जिस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं वो है 3p, और 3p में इस तरह से जो है माइनस m इज इक्वल टू -1 0 +1, और यहाँ पे आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और मैक्सिमम जो है इसमें दिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं विथ अपोजिट स्पिन। तो यहां लिखेंगे हम इन एनी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन कैन बी accommodated। दो और अपोजिट, यदि एक साथ आपने दोनों स्पिन डाल दिए तो अगेंस्ट पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहां पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 6। चलिए अब आपको रिमाइंड करता हूं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, जो अभी 10th एग्जाम लिख रहे हैं या लिख रहे होंगे, तो उनको जो है बताइए कि 11th का प्रोग्राम हमारा वो भी स्टार्ट हो रहा है। और 11th का जो नीट जो है उसके फीचर्स भी वही हैं कि आपको जो है लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव सेशन होगा, इसके बाद जो है PDF नोट्स, आप तो जानते ही हैं कि क्लास ख़त्म होते ही जो है आपके सारे नोट्स जो हैं ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। इसका जो है बाई वीकली टेस्ट, इसका ये यहाँ पे जो है जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो तो आपको देखने को मिलेंगे ही, इसका रेगुलर असाइनमेंट, क्विज, ये सब चलते रहेगा। और आपको मालूम है कि क्लासेस जब चलते हैं तो आपके चैट चालू रहते हैं, आप डायरेक्टली जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं फीचर्स है। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बोलिए, अपने भाई बहन को बोलिए उनको डाउनलोड करने के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। और ये जो है 11th का सेक्शन भी जो है स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए p इलेक्ट्रॉन इज। अब देखते हैं हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर वही है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यहां पे होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज स्क्वायर रूट ऑफ l + 1 इंटू h डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब बताइए यहां पे दिया गया है p इलेक्ट्रॉन, तो यहां लिखेंगे हम फॉर p l = 1, देयरफॉर। तो अब हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। यहां पे हम वैल्यू डाल देंगे 1 + 1 इंटू h डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं ये क्या वैल्यू आ रहा है हमारा। ये वैल्यू हो जाएगा √2 इंटू h डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब तो मालूम है आपको कि ये तो √2 है इंटू h है, और इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, √2 इंटू √2 पाई, तो एक √2 कैंसिल कर दीजिए, तो h डिवाइडेड बाय √2 पाई। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो देखते हैं h डिवाइडेड बाय √2 पाई, आपका आंसर है ए। 15th का आंसर जो है आपका ए है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 16। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम फर्स्ट ए ग्रुप का जो है एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो चलिए अब Z = 27 लेते हैं। Z = 37। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ऑर्बिट्स के अंदर, 2 8 18 8 1। देखते हैं 37 हुआ कि नहीं। 18 8 26 + 10 36 1 37 हो गया। अब देखिए ऑर्बिट नंबर कौन सा है, ये जो है यहां पे देखेंगे n से पहले स्टार्ट करते हैं। ऑर्बिट नंबर जो है ये है आपका 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर हम जाएंगे l, ये क्या है हमारा 5s1 है, तो l = हो गया 0, m = भी हो जाएगा 0, और ms जो है या तो होगा +½ या फिर होगा -½ कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो आंसर टैली करना चाहिए 5 0 0 या तो +½ या -½ तो चलिए मान लिया यदि हमने ये सेट लिया तो देखते हैं कहाँ है
500 प्लस हाफ, इसका मतलब हमारा आंसर है सी। क्लियर है ये? तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s 2s के फॉर्म में नहीं लिखना है, सीधे ऑर्बिट नंबर में डाल दीजिए। अब देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ ऑर्बिट, तो फिफ्थ ऑर्बिट के अनुसार जो है ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं 17। इफ n इज इक्वल टू 6, मतलब ये n इज इक्वल टू 6 का है वैल्यू, मतलब आप देखते हैं कि 6s आता है। इसके बाद ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो है ना चीज़ें समझने वाली है। 6s 5d1, 6s 2 होता है, 5d1 होता है, देन यहाँ से आ जाता है 4f 1 से ये होता है 14, अगेन 5d2 से 10 जाता है, इसके बाद जो है ये देखिए यहाँ से हो जाता है 6p। ये जो है ये भाग जो है ये हो गया लैंथेनॉइड्स के लिए। अब यदि मान लीजिए इस 5d1 को आप छोड़ देंगे, चलिए ठीक है भाई, फिर से हम d में चले गए हैं, तो आपका क्या हो जाएगा इन जनरल 6s2 4f, ठीक है। अब सिर्फ ऑर्डर लिख रहे हैं तो 4f हो जाएगा, 4f के बाद 5d हो रहा है, इसके बाद आपका जो है फिर से 6p आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ns n माइनस 2f n माइनस 1d, और ये हो जाएगा np। देखते हैं यहाँ पे ns n माइनस 2f n माइनस 1d np, तो आपका आंसर है फर्स्ट वन। तो आपने देखा ना इसको छोड़ दिया गया क्योंकि ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये जो है ऑर्डर आपका आ जाता है आंसर में। ठीक है, चलिए तो इसके बाद फिर जो है अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल पूछा गया है। तो दो फॉर्मूले जो हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक, यदि ऑर्बिट दिया गया हो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट्स ये होता है n स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट दिया गया है, तो हम क्या कर देंगे फोर्थ स्क्वायर लिखेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो आंसर आपका है B। अब इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बोर-बरी स्कीम कहलाता है। यहाँ पे देखिए बोर-बरी स्कीम बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 32 होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल्स कितने 16 है, और आपको मालूम है कि ईच ऑर्बिटल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे पूछा गया है ऑर्बिटल्स, बाद में पूछा जा सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि n इज इक्वल टू 10, तो वहाँ पे 100 जो है ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन 200 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैल्यूज क्या क्या होते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू होता है 1 से लेके इन्फिनिटी, l होता है 0 से n माइनस 1, m का वैल्यू जो है -1 से होते हुए 0, और इसके बाद ये आ जाता है +1, और ms जो है +½ या फिर -½ ये दो वैल्यूज जो हैं इसके होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ कहाँ गड़बड़ है। n इज इक्वल टू 3 है तो l 0 तो हो सकता है, m 0 हो सकता है, ठीक है वो करेक्ट है। लेकिन यदि n इज इक्वल टू 2 है तो l तो 2 होगा ही नहीं। क्यों, हम फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं, l इज इक्वल टू जो है वो 0 से n माइनस 1 होता है, मतलब ये 1 तक होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। यदि n इज इक्वल टू 4 है तो l तो 3 हो सकता है, m -2 भी हो सकता है, क्योंकि -3 -2 -1 ये पॉसिबल है। यदि 1 है तो ये 0, तो ये 0 है तो m नहीं हो सकता है, ये वैल्यू जो है नहीं हो सकता है, m इज इक्वल टू
-L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यहां जो है ये 2 है, तो ये 3 नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ बोले तो सेकेंड आ गया। बी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो गया। इसको देखिए, द आयंस O2 - F - Na + Mg 2 + आर आइसो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आयंस दे दिया गया है। अब यहाँ पे देयर आयनिक रेडियस, आपको मालूम है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है रेडियस कम होता है, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है वो जो है आयन जो है उसका रेडियस जो है बढ़ता है। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, दो चीजें यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट, as negative charge increases, radius increases. Second, as positive charge increases, radius डिक्रीजेज। भाई जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहाँ पे रिपल्सन होगा, बढ़ जाएगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगा, वो जो है छोटा हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे सबसे, तो देयरफॉर ऑर्डर हम लिख देंगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रेडियस। तो सबसे पहले तो है O2- हो जाएगा। ये देखिए यहां से हम लिखेंगे अब O2- इज ग्रेटर देन F-, तो ये निगेटिव वाले को हमने ले लिया। इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा होगा, Na+, उसके बाद Mg2+, उसके बाद Al3+। ये हो जाएगा Na+ इज ग्रेटर देन Mg2+ इज ग्रेटर देन Al3+। तो हम देखते हैं यहाँ पे It decreases from O2- to F- and then increases from Na+ to Al, गलत हो गया वो। A significant increase from a significant decrease from, ठीक है भाई सबके बारे में बात होनी चाहिए, and increase from O2- to and then decreases from Na+ to, ठीक है, and increase from। तो अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास जो है उसके अंदर जो दिया गया है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ है। ए डिक्रीज फ्रॉम O2- ये बिल्कुल सही है। इंक्रीज फ्रॉम, ये वाला पार्ट जो है ये गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। फिर बी में देखते हैं सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम, ये जो है सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ये वाला गलत हो गया। ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- to Al3+। अब देखिए ना O2- से Al3+, तो आपका आंसर जो है ये सी है। इंक्रीज फ्रॉम, ये वाला ये जो है ये गलत हो गया, तो आपका आंसर जो है सी है। बिल्कुल क्लियर है, ये ऑर्डर देख लीजिए आप, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम विल बी, अब यहां पे आपको फॉलो करना है N+L रूल। तो पहले देखते हैं कि हम N+L रूल है क्या। फर्स्ट, लोअर N+L सब लेवल इज फील्ड, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस पर देखेंगे कि यदि N+L यदि इक्वल है, इफ N+L इज इक्वल, देन द, अब सब एनर्जी लेवल कीजिए, सब लेवल की ही सेम वही है, देन द सब लेवल विथ लोअर N वैल्यू इज फील्ड फर्स्ट। तो चलिए हम देख लेते हैं 4s 3d 4p, इसके बाद 5s, तो 4s हो गया, 3d हो गया, 4p हो जाएगा, फिर 5s 4d। चलिए b को हम चेक करते हैं, ठीक है। यदि मैंने लिया 4s 3d 4p 5s एंड 4d, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ N+L वैल्यू, N+L। अब ये देखिए N कितना है 4, L के लिए
तो यहाँ आपको मालूम है कि L इज इक्वल टू 0 है तो ये होता है S, 1 है तो ये P और 2 है तो ये हो जाता है D। 2 है तो D, F यहाँ पे है ही नहीं तो उसकी ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 + 2 5, 4 + 1 5, इसके बाद 5 + 0 ये हो गया 5, 4 + 2 6। अब देखिए लोअर एन वैल्यू और यहाँ पे इक्वल हो गया तो लोअर एन वैल्यू 3, 4, 5, इस पर हायर 6। तो आपका आंसर जो है ये बी है। ठीक है। इसके बाद 22, इन ए गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ। अब ये बताइए, जैसे ही नो टू इलेक्ट्रॉन्स आ गया मतलब बिल्कुल दिमाग में आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जा रहा है। और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्ट करता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, मतलब 3 क्वांटम नंबर n, l, m यदि इक्वल हो भी गया तो स्पिन क्वांटम नंबर तो चेंज होना ही नहीं है। तो ये है हमारा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो चलिए एक एक जो दिए हैं उनको हम काउंट करते हैं। N2 जो है 7 + 7 ये हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। CO जो है 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन। Cn- में क्या, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7 + 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस चार्ज का है, ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अब O2 यहाँ पे +2 है, इसका मतलब 8 + 8 ये हो गया O2 और -2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, तो ये भी हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपका आंसर जो है ये है सी, 23rd का आंसर है सी। इसका 24, द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजनरेटेड। भाई डीजनरेटेड जब हम कहते हैं ना कि p ऑर्बिटल जो है, p सब एनर्जी लेवल में 3 ऑर्बिटल हो, तीनों डीजनरेटेड है, मींस दे हैव द इक्वल एनर्जी। तो px = py = pz, ये एनर्जी का फॉर्म होता है। तो रिलेशन जो है दे हैव द सेम एनर्जी, ये आपका आंसर आ गया डीजनरेटेड। जब आप f सब एनर्जी लेते हैं तो उसमें 7 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, जब d लेते हैं तो उसमें जो है 5 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सब लेवल एंड नंबर ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो चलिए अब एक एक लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल। ये हमने लिया S, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डीजनरेटेड एक ही है। P लिया 3 है, सब देखिए ये ऑड नंबर में आ रहे हैं। F लिया तो ये 7 हो गया, 1 3 5 7, क्योंकि नंबर ऑफ डीजनरेटेड ऑर्बिटल होता है 12 + 1 और सब लेवल जो है होता है L = 0 to n-1। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको नजर आ गए। तो दे हैव द सेम एनर्जी इक्वल, तो आप लिख सकते हैं एनर्जी जैसे हम लिखते हैं ना, px = py = pz, तो ये जो है एनर्जी ऑफ, ऐसा करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इफ इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर +½ एंड ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इट कैनॉट बी प्रेजेंट इन। अब ये बताइए मुझे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m = -1। ठीक है, अब देखिए d ऑर्बिटल है, तो d के अंदर क्या होता है, फॉर d ऑर्बिटल L = होता है 2, देयरफॉर यहां पे हम लेते हैं L = -2 -1 0 +1 +2, तो ये -1 तो हमारा आ गया। इसका बाद f ऑर्बिटल है, हम इसको देखते हैं। फॉर f ऑर्बिटल L जो है ये होता है 3, देयरफॉर L = -3 -2 -1 0
+1 +2 +3। तो ये F के लिए भी -1 यहाँ पे पॉसिबल है। फिर हम लेते हैं p ऑर्बिटल। नेक्स्ट हम लेते हैं p ऑर्बिटल। यहाँ पे होता है L = 1, देयरफॉर यहाँ पे ये वैल्यू है m, ये वैल्यू जो है ये हो गया m, तो ये हो जाएगा -1 0 +1। ठीक है, तो हमारे पास s ऑर्बिटल जो है उसके लिए देखते हैं कि क्या आखिर होता है। ये देखिए s के लिए L = 0 है, देयरफॉर m = 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे L = 0 टू n-1 होता है और m का वैल्यू -L से 0 होते हुए ये +L चला जाए, तो ये m का वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास -1 जो है मैग्नीट्यूड क्वांटम नंबर d के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर डी। फिर देखिए, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए n + L जो है ये होना चाहिए मैक्सिमम। सो n + L शुड बी मोर। ठीक है, अब हम ऑप्शन लगते हैं n + L। तो यहां पे यदि मैं लिख देता हूं A n + L, तो n कितना है 3, 2 ये हो जाएगा 5। बी ऑप्शन में देखते हैं n + L, ये कितना है n जो हमारे पास 4 + 2 है, 4 + 2 ये हो गया 6। इसके बाद C देखते हैं, C 4 + 1 है, यहाँ पे 4 + 1 ये हो गया 5, और D जो है हमारे पास 5 + 0 है, तो n + L है 5 + 0 = 5। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, ये 6 वैल्यू है, इसका मतलब आपका आंसर जो है वो हो गया बी। 26 का आपका आंसर जो है ये बी, बिल्कुल क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट, When beryllium is bombarded with alpha particle extremely penetrating radiation। अच्छा, ये जो है आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये देखिए आप, पहले हम ले लेते हैं 4b9 और इसको हमने बम्बार्ड किया 2α4 से, अल्फा स्कैटरिंग में। अब ये बताइए, जो चैडविक ने क्या किया था, बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया और ढूंढ रहे थे कि भाई अल्फा कहाँ गया, अल्फा कहाँ गया, मालूम ही नहीं चला कहाँ है, अल्फा कोई चार्ज पार्टिकल आया ही नहीं, वहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर ये कैप्चर हो गया और ये दिया 6c12 + 0n1। ये हम लिख सकते हैं बाय चैडविक इन द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे न्यूट्रॉन हुआ था, तो ये बीम ऑफ न्यूट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है ये। तो चलिए अब हम नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, इफ n + L = 6 देन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स वुड बी। अच्छा, ये बताइए मुझे, यदि मैंने लिखा n + L = 6 तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, पॉसिबल वैल्यूज। भाई n + L तो 6 होना चाहिए, हम ऐसा करते हैं इसको 6 + 0 = 6 ये है, 5 + 1 ये भी 6 है, 4 + 2 ये भी 6 है। अब यदि मैं 3 + 4 रखूं तो 3 + 4 इज नॉट पॉसिबल। 3 + 4 पॉसिबल है नहीं, n = 3 है, तो L जो है L = 0 to n-1। इसका मतलब ये सिर्फ पॉसिबल वैल्यूज हैं। ये क्या हो जाएगा 6s, ये है 5p और ये है 4d। ओनली 3 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल, देन यू कैन गो फॉर ए। 28 का आपका जो है आंसर जो है 3 जो है यहाँ पे ऑर्बिटल्स है, जहाँ पे n + L = 6 है। इनके कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबल है ही नहीं अब n और l के मामले में। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28।
देखते हैं विच वन इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। देखिए क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है 24 होता है, और हम इसको ऐसा लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। यहाँ पे डिविएशन है, हुन्स रूल फॉलो हुआ है, तो डिविएशन फ्रॉम अबव यहाँ पे हम लिख देंगे डिविएशन फ्रॉम ऑफ अबव प्रिंसिपल बट अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। भाई हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 4 10 12 18 और ये 18 तक मतलब आर्गन हो जाता है, तो क्रोमियम 24 हम ऐसा लिखते हैं, आर्गन लिख देते हैं और इसके बाद लिखते हैं 3d5 4s1। तो देखिए ये d5 हो गया और ये s1 हो गया, इसका मतलब आपका आंसर जो है ये सी ऑप्शन है। ठीक है, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। वहां पे हमने क्या किया, 4s2 3d4 लिखते तो d में एक की कमी थी, हमने हाफ फील्ड बना दिया, ये भी हाफ फील्ड हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। लास्ट क्वेश्चन, द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर जो दिया गया है। अब यहां पे देखिए, यदि आप ऐसा लेते हैं, ये देखिए साई स्क्वायर का जो है, और यहां से ये अब चेंज हो रहा है। यदि सबसे पहले देखिए ये साई स्क्वायर का वैल्यू है, तो ये हो गया आपका 1s, और यदि साई स्क्वायर 2s के लिए आप लिख रहे हैं तो ये देखिए 1s तक तो ऐसे ही आता है, यदि साई होता तो नीचे जाता, लेकिन अब ये ऐसा हो जाता है। बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि ये नीचे आ जाता तो हो जाता 2s। तो इसका मतलब हो गया कि अब यदि मैं यहां पे लिखता हूं, ये देखिए नोट, साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब यहां पे यदि मैं सिर्फ साई लेता, यहां पे साई लेता और ये तो रेडियस, तब ये ग्राफ कैसा होता देखिए आप, ऐसे तो आता लेकिन नीचे जो है ये चला जाता, फिर ये फिर आके इसको फिर से बना देते हैं, ये ग्राफ पहले ऐसे आएगा और अब नीचे चला जाएगा ऐसा, दिख रहे हैं ना, ये जो है नोड कहलाता है। अब यही जो निगेटिव है वो यहाँ पे हो गया ये पॉजिटिव, तो हमारा आंसर जो है ये 2s के लिए है, ये हो गया डी का 2s। क्लियर है? तो आज जो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ये रिवाइज होता है। कल इसी तरह से जो है आप गैसीय स्टेट का जो है प्रिपरेशन करके आइए, और गैसीय स्टेट के बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग है। दोनों डीपीपीज मैंने जो है, या दोनों जो है क्वेश्चन जो हैं पूरे के पूरे जो है ऐप के अंदर डाउनलोडेड हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है और गैसीय स्टेट, तो अब गैसीय स्टेट का जो है आप तैयारी करके आइए कल, तो कल उसका रिवाइज करेंगे। ओके, और फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहन को, उनको बताइए हमारे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, 11th हैं 12th हैं, सबको ज्वाइन करने के लिए और ऐप को जो है डाउनलोड करने के लिए। ओके, बाय।